एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। जय जगन्नाथ सभी को। हम लोग 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सीपीटी पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन के लिए। ये पार्ट नंबर 8 है। हमने ऑलरेडी 225 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। चलिए हम लोग पार्ट 8 को शुरू करते हैं। पार्ट 8 में हम लोग कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन। तो कॉपी और पेन के साथ बैठें, क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें और देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए, ये क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो फादर ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स इसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। क्योंकि एरिस्टोटल ने ही पहली बार जो है आपका 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और उनको कंपेयर करके क्लासिफाई किया था। आपको पता होगा जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें आपको प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा और आपको पॉवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बुरी तरह से चेंज हो गया है। तो सबसे पहले अगर एक पर्सन का रूल होगा तो उसको मोनार्की कहा जाता है, अगर वो अच्छा रूल कर रहा है तो। ओके, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, पर वही अगर पवर्ट हो जाएगा, वही अगर रूलर बुरा काम करने लगेगा, एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं टेरनी। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ लोग शासन कर रहे हैं, कुछ लोग रूल कर रहे हैं और सबके फेवर में कर रहे हैं, सबके इंटरेस्ट में कर रहे हैं, तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ लोग रूल कर रहे हैं और सिर्फ अपने लिए जो है रूल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ओलिगार्की कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा तो पॉलिटी कहते हैं कि रूल ऑफ मेनी पीपल इन द फेवर ऑफ ऑल। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ मेनी पीपल बट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन, देन दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। तब उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों के लिए, ध्यान में रखिएगा। अब कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत सारे आपके अप्रोचेस हैं। उन अप्रोचेस से कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं, ये पूछा जाता है इनफैक्ट सीपीईटी के पेपर्स में, अगर आप देखिएगा तो मैं कुछ अप्रोचेस आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक ध्यान में रखना है कि पॉलियार्की नाम का कॉन्सेप्ट दिया है रोबोट डाल ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है, अगर मैं मॉडर्न अप्रोचेस की बात करूं, बिहेवियरल अप्रोचेस की बात करूं, तो उसमें सबसे पहला आपका अप्रोच आता है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच किसने दिया है? तो सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन ने दिया है, डेविड ईस्टन नाम के चिंतक ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टम अप्रोच किसने दिया था। फिर अगला अप्रोच आता है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया है? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है दो थिंकर का, गैब्रियल एलमंड एंड पॉवेल। तो एलमंड एंड पॉवेल ने दिया था आपका। ओके, दो थिंकर मैं क्या बता रहा हूँ, एलमंड का नाम बता रहा हूँ और साथ ही साथ पॉवेल का नाम बता रहा हूँ। इन्होंने क्या दिया था? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, और इन्होंने इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में बात किया था। वहीं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से बहुत सारे चिंतक जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच में एलमंड और वर्बा का नाम आता है, ध्यान में रखिएगा। और सिविक कल्चर नाम का इन्होंने बुक लिखा था एलमंड और वर्बा ने, और इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच दिया। वापस से बता रहा हूँ, सिस्टम अप्रोच किसने दिया? डेविड ईस्टन ने दिया। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया? एलमंड एंड पॉवेल ने दिया। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच किसने दिया? एल्मंड एंड वर्बा ने दिया। फिर आपका आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच की बात करूं तो उसमें लूसियन पाई का नाम ध्यान में रखिएगा। फिर मॉडर्नाइजेशन अप्रोच आता है। तो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच में आपको सैमुअल पी हटिंगटन का नाम ध्यान में रखना है, वो इंपॉर्टेंट जो है वो थिंकर है। और भी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच में अगर आप देखिएगा तो डेविड आफ्टर, ये सब आते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट सैमुअल पी हटिंगटन ने दिया है। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में सैमुअल पी हटिंगटन बात करता है। फिर फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट के और कोर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सैमुअल पी हटिंगटन बात करता है। थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन सैमुअल पी हटिंगटन ने दिया है। तो हटिंगटन एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, उनके बारे में याद रखिएगा। अब चलिए जल्दी जल्दी हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के। प्लीज वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। और अगर आप कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो पढ़ो तो ऐसे कि आपको डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज अवेलेबल है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम ओडिशा एज वेल। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे मेन फोकस क्या होता है? तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का मेन फोकस होता है कंपैरिजन करना, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग देशों में। तो वही आपका पॉलिटिकल, आपका जो कंपैरिजन है, मेन मोटिव होता है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का।
अब यहाँ पे किसने पहली बार जो है कॉम्पेरेटिव मेथड को अप्लाई किया था पॉलिटिक्स में? तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि एरिस्टोटल जो है उन्होंने कॉम्पेरेटिव मेथड को पहली बार अप्लाई किया था। इन्हीं को फादर ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अब मैंने तुरंत आपको अभी बताया है कि बिहेवियरल अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस में, ये क्या काम करता है? तो ये इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करने का काम करता है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच से सबसे पहली बार जुड़ा कौन है? तो लूसियन पाई जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और बाकी डीप में क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो। ओके, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में मतलब होता है। पॉलिटिकल कल्चर के बारे में किसने बात किया? अभी तुरंत मैंने आपको बताया, गैब्रियल एल्मंड एंड सिडनी वर्बा ने। एल्मंड एंड वर्बा ने पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिविक कल्चर बुक किसने लिखा है? तो एल्मंड एंड वर्बा ने लिख रखा है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया था? हाँ भाई बताइए। तो एल्मंड एंड पॉवेल ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में हम लोग इनपुट और आउटपुट, इन दो फंक्शंस को स्टडी करने का काम करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होगा हाउ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म फंक्शन, कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये इसका आंसर होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ है? तो डेविड एप्टर हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू रूस्टो हैं, लूसियन पाई भी जुड़े हुए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से, ध्यान रखिएगा। लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ज्यादा जुड़े हुए हैं जो है लूसियन पाई। ओके, तो डब्ल्यू डब्ल्यू रूस्टो आंसर हो सकता है। डेविड एप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एज डिफाइंड बाय द डेविड स्टन? तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यू इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल सिस्टम यही काम करता है। तो एक इंटरैक्शन है जिसके थ्रू जो है आपका रिसोर्सेज को सोसाइटी में एलोकेट किया जाता है अथॉरिटेटिव तरीके से। ये डेविड स्टन का बहुत ही फेमस डेफिनेशन है पॉलिटिक्स का, आप सबको मालूम ही होगा। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू आपका मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर के बारे में आपको पता ही है। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैक्स वेबर बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऐसा पावर जो कि लेजिटिमेट हो। राइट, ऐसा पावर। देखिए, सरकार भी जो है वो पनिश करती है लोगों को, और एक बदमाश व्यक्ति भी पनिश करता है। लेकिन सरकार को पनिश करने का अधिकार खुद जनता ने दे रखा है। मतलब सरकार को वैधानिकता प्राप्त है पावर को यूज करने का, एक गुंडा को पावर को यूज करने का वैधानिकता, लेजिटिमेसी प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब एल्मंड एंड पॉवेल के बारे में भी हमने बात किया था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देते हैं, और उसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। एलिटिज्म क्या होता है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में? एलिटिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि एक आपके माइनॉरिटी पॉपुलेशन होती है जो कि बहुत ताकतवर होती है, बहुत प्रिविलेज्ड होती है, और वही जो है पूरे देश को चलाती है। तो अगर हम लोग बात करें एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में, तो एलिटिस्ट थ्योरी में ध्यान रखिएगा तीन चार नाम। मॉस्का का नाम ध्यान में रखिएगा, मॉस्का, परेटो, ओके, मिशेल। अब यहाँ पे मिशेल से एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कौन देता है? तो रोबोट मिशेल देता है, ध्यान में रखिएगा। सर्कुलेशन ऑफ एलिट कौन देता है? तो वो पेरेटो ये कॉन्सेप्ट देता है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स उसका नाम है। राइट। और मॉस्का रूलिंग क्लास नाम का बुक लिखता है, उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। आगे हम लोग चलते हैं। सोवेरेनिटी का क्या मतलब होता है? सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब एक जंगल में एक ही शेर होना चाहिए, सुप्रीम और एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ये मतलब होता है इसका। अब किसने मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, इनमें गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया था? मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया। ये अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। इसके अगर हम परवर्टेड फॉर्म की बात करें तो एरिस्टोटल टायरनी बताते हैं, ओलिगार्की बताते हैं, और डेमोक्रेसी बताते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। डिफरेंस क्या होता है आपका सेंटर, सॉरी, स्टेट और गवर्नमेंट में? ये जॉन लॉक ने इसके बारे में बात किया था, ध्यान रखिएगा। तो स्टेट परमानेंट होता है, भारत कल भी था, आज भी है, और हमेशा रहेगा। जन्म जमान जो है जन्मांतर तक भारत रहेगा, भारत माता की साख रहेगी। लेकिन सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलते रहती हैं। तो गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होता, वही स्टेट परमानेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये डिफरेंस होता है मेनली आपका स्टेट और गवर्नमेंट में।
किसने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, लाइक ऑफ द पीपल बाय द पीपल? ये तो आपको पता ही है, सबको मालूम है ये चीज। अब्राहम लिंकन, ये 16th प्रेसिडेंट थे। नेशन का क्या मतलब होता है? नेशन का मतलब होता है कि एक लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर और हिस्ट्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या फीचर होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर होता है, हम लोग फेडरल कंट्री है, हम लोग संघवाद को फॉलो करते हैं, ना कि यूनिटरी कंट्री। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का आपका इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि सारे जो पावर्स होते हैं वो सेंटर के लेवल पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। की प्रिंसिपल क्या होता है आपका फेडरल गवर्नमेंट का? तो यहाँ पे पावर की शेयरिंग की जाती है। पावर जो है शेयर किए जाते हैं सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट में। जैसे उड़ीसा को भी पावर है, केंद्र सरकार को भी पावर है। पुलिस का पावर किसके पास है? उड़ीसा के पास है। लॉ एंड ऑर्डर का, लैंड का, एग्रीकल्चर का, ये पावर सब उड़ीसा के पास है। वही आर्मी का, डिफेंस का, फॉरेन रिलेशन का, ये सब पावर्स केंद्र सरकार के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना पावर, डिवॉल्व करना पावर लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे मेन फीचर होता है आपका, देखिए, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में होता है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। ध्यान में रखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो जवाबदेह होता है, लेजिस्लेचर को जवाब देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। अच्छा, अगर हम पीएम मोदी साहब की बात करें या फिर आप अपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात करें, तो आपके चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा के हैं, पहले तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, अभी इलेक्शंस भी आपके उड़ीसा में कंप्लीट हुए हैं। तो वो आपके जो सीएम साहब हैं वो आपके विधानसभा के भी पार्ट है, मतलब लेजिस्लेचर के भी पार्ट है। और साथ ही साथ वह एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है। इसी तरह से पीएम मोदी साहब लोकसभा के भी पार्ट है, मतलब लेजिस्लेचर के भी पार्ट है, और एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो ये कुल मिला के बात है। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम टर्म किसने कॉइन किया था? तो डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम टर्म को कॉइन किया था, बहुत आसान है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? ऐसा संविधान जिसको अमेंड करने में काफी परेशानी हो। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान में रखिएगा। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है एट द सेम टाइम। जो है जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर कोई कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा या फिर कोई ऑर्डर पास किया जाता है सरकार या लेजिस्लेचर के द्वारा, तो अगर वो ऑर्डर या कानून वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बना, तो उस ऑर्डर या कानून को जो है कोर्ट्स हमारे नल और वॉइड घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि ये लागू नहीं होगा हमारे देश में। उसको समाप्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट में बना रखा गया है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिविक कल्चर बुक किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट बुक, पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। एल्मंड एंड वर्बा ने लिख रखा है, ध्यान में रखिएगा। हु रोट पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटिक्स और सोशल साइंस जो किताब है ये किसने लिख रखा है? तो ये किताब को किसने लिख रखा है? जीन ब्लोंडिल ने लिख रखा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिख रखा है? तो पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये आपको लिप्सहार्ड ने लिख रखा है। यही ऑरेंज लिप्सहार्ड जो है कॉन्सेप्ट देता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोसिएशनलिज्म। कॉन्सोसिएशनलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो यही ऑरेंज लिप्सहार्ड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड। सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट। सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है रोबर्ट पुटनम देता है। कौन देता है? रोबर्ट पुटनम नाम का थिंकर। ये कौन सा बुक लिखता है? बोलिंग अलोन नाम का बुक लिखता है, ध्यान में रखिएगा, बोलिंग अलोन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पोस्ट मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट कौन देता है? ये मुझे नहीं लगता सीपीटी पूछेगा इतना डीप जाके। पोस्ट मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है इंगल हार्ट नाम का थिंकर, आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। ये सब आपका जो है आपका पॉलिटिकल कल्चर से ही रिलेटेड है।
बहुत इंपॉर्टेंट बुक। अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये किसने लिख रखा है? रोबोट डाल का बुक है। रोबोट डाल ने पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट भी दिया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो रोबोट डाल वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। मॉरिस डुवर्जर ने लॉ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दिया था। तो मॉरिस डुवर्जर पॉलिटिकल पार्टीज नाम का बुक लिखता है, उसी में पॉलिटिकल पार्टीज के लॉस को जो है वो देता है। पोलियार्की का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अभी तुरंत मैंने आपको बताया, रोबोट डाल ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। डेविड आफ्टर जो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड है, ओके। अब मैं ये वीडियो अभी 2 बजे रात में बना रहा हूँ, अब विश्वास मानिए, बैक टू बैक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला वीडियो मैं 1:30 बजे के आसपास में रिकॉर्ड कर रहा था, अभी 2 के आसपास में हो रहा है टाइम। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि इतना सारा क्लासेस लेकर दिन भर विदेशों में पढ़ाकर, इंडिया में पढ़ाकर, तमाम जगहों से मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि वीडियो बूस्ट होता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। और यूट्यूब से कुछ पैसा वैसा तो मुझे आता वाता है नहीं, राइट। तो ये आप समझिए कि उड़ीसा वाले लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया यूट्यूब पर, तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये बुक किसने लिखा था, किसने एडिट किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बुक है। किसने एडिट किया था ये आपको जवाब देना है यहाँ पे। तो एल्मंड एंड कोलमैन ने दिया था, ओके। ये बुक को एडिट किया था, लिखा था। एडिट करने का क्या मतलब होता है मैंने पिछले लेक्चर में एक बार बता रखा है। ऑथर कौन है? द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम रट के जाइएगा। ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से भी रिलेटेड थिंकर है लुसियन पाई, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल कल्चर से भी लुसियन पाई जुड़ा है। देखिए, एक चिंतक बहुत सारे विचारों से जुड़ा रह सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विचार उसका क्या है, उससे उसको हम लोग मापते हैं। तो लुसियन पाई जो है मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। लुसियन पाई पॉलिटिकल कल्चर के भी बारे में बात करता है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से वो ज्यादा जुड़ा हुआ है। हटिंगटन भी पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात करता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, तो देखिए पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी तो ये बुक ही का नाम है, ओके, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बस ये पूछना चाहिए था कि कौन सा जो बुक है, जो लाइक कौन सा कॉन्सेप्ट जो है हटिंगटन ने दिया है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी हटिंगटन का ही बुक है, और ये पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी भी जो है ये भी उन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो पॉलिटिकल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसी बुक में लिखा था। द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, द थर्ड वेव नाम का बुक भी सैमुअल पी हटिंगटन ने ही लिख रखा है, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में, वही बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा। पॉलिटिकल मैन, एंड ऑफ आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल मैन नाम के बुक में दिया हुआ है, डेनियल बेल और एस एम लिपसेट। तो आपका सैमुअल मार्टिन लिपसेट जो है ये जुड़े हुए हैं आपका एंड ऑफ आइडियोलॉजी के थेसिस से, मतलब कॉन्सेप्ट से, और एंड ऑफ हिस्ट्री से फ्रांसिस फुकुयामा। तो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। हैंडबुक जो है पॉलिटिकल साइंस का, ये किसने लिख रखा है? तो ग्रीनस्टीन एंड पॉल्सबी ने लिख रखा है। ये जो हैंडबुक जो एडिट कर रखा है, बड़ा अच्छा बुक है, इसको अगर फ्यूचर में कभी मौका मिले तो पढ़ के जरूर देखिएगा, उत्कल और जो है रेवेंसो में जाके, मजा आएगा आपको। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एन इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये तो मैंने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। जब मैं डीयू में पढ़ता था तो डीयू में यही बुक तो मेरा जान था, आप मान के चलिए। इसी बुक से सभी एक एक कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अब मैंने कंप्लीट कर जो है कर रखा है। तो रोड हेग और आपका हैरोप का बुक था, द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, द कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक था, बहुत वेल नोन टेक्स्ट बुक है, सब कोई पढ़ते हैं इसको। हु रोट मॉडर्न कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अप्रोचेस मेथड एंड इशू, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जिन ब्लोंडेल का है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी एंड इन इट्स क्रिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सबसे पहले रोबोट डाल ने लिख रखा था, जिन्होंने पोलियार्की का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। लॉजिक ऑफ कॉम्पेरेटिव सोशल इंक्वायरी वॉज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट बुक अगेन। लॉजिक ऑफ कॉम्पेरेटिव सोशल इंक्वायरी जो है, ये आपका प्रिजवर्की और हेनरी ने लिख रखा है, एडम प्रिजवर्की एंड हेनरी ने, हेनरी ट्यून। तो ये दोनों थिंकर्स ने लिख रखा है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग।
हु इज द ऑथर ऑफ कॉम्पेरेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स? कॉम्पेरेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी लिख रखा था उसने ही ये बुक को लिख रखा है, और जिसने कॉन्सोसिएशनलिज्म की थ्योरी दे रखी है, लिप्जहार्ट ने, राइट, इंपॉर्टेंट थिंकर है। हु रोट थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स? थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट बुक है ये, बट फिर भी याद रखिए, जिन ब्लॉन्डेल इज द आंसर। बट मुझे नहीं लगता आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट जो 4 5 6 थ्योरीज आपको स्टार्टिंग में बताया और उनसे रिलेटेड थिंकर्स बताया, उसको वापस से वीडियो में जाके लिख लीजिएगा कहीं पे, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स मैंने आपको बताया है। ओके, तो कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट वाज रिटन बाय, तो CF स्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट नाम का बुक लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय हुम? ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये तो रिपीट हो रहा है, आप सबको मालूम ही होगा। ओके, तो ये आपका एक इंडियन ऑथर का बुक है, इनका भी बुक मैं इंटरनेशनल रिलेशन का काफी पढ़ रखा हूँ। द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, VN खन्ना सर का बुक है। ओके, बट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये नहीं आने वाला एग्जाम में। हु ऑथर्ड कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, रेशनैलिटी, कल्चर एंड स्ट्रक्चर? ये भी नहीं आने वाला है। ये ड्यू में जब हम लोग थे तो ये बुक को हमने एक बार पढ़ रखा था, बट ये बुक नहीं आएगा। तो इसको लाइबैक ने लिख रखा है और जुकरमैन ने लिख रखा है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, द रेशनैलिटी, कल्चर एंड स्ट्रक्चर, इसको भी आप मटिया दीजिए, इसको रटने का जरूरत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स नोट्स एंड रीडिंग, ये भी नहीं आएगा एग्जाम में, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। एलमंड, कॉलमैन और पॉवेल ने इसको लिख रखा है। थ्योरीज ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, द सर्च ऑफ पैराडिम, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना थिंकर है। जो हम लोग के HOD सर थे, संगीत रागी, वो आज तक चैनल ये सब में आते रहते हैं, आप लोगों ने उनको देखा भी होगा। तो उन्होंने ये बुक से हम लोगों को पढ़ाया था, थ्योरीज ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, द सर्च ऑफ अ पैराडिम। ये शेलिकोट ने लिख रखा है, जो आपका रोनाल्ड शेलकोट है, उसका ये बुक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये हुआ ना बात। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि रोबोट डाल ने वापस से इसको लिख रखा है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बुक का ही नाम है, और एक कॉन्सेप्ट भी है रिप्रेजेंटेशन का, जिसको पिटकिन देता है ना, पिटकिन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम स्टडीड इन पॉलिटिक्स, तो लाइक स्टडीज इन पॉलिटिक्स, ये डेविड आफ्टर का है, जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से जुड़े हुए हैं। तो हमने लगभग कितना क्वेश्चन, 275 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, स्टार्टिंग के जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया और ये क्वेश्चन बताया, इसमें से ही 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो नेट के बैच में एडमिशन ले सकते हैं, CUET PG के 2026 वाले में एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रहे हैं, इंडियन आर्मी का सपोर्ट कीजिए, भारतीयों में एकता बनाए रखिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिए, मिलके रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय जगन्नाथ आप सभी को, आप सभी अपना ख्याल रखें। और अगले क्लास में मैं जो 25 क्वेश्चन है जो उड़ीसा स्पेसिफिक, उसको मैं आपको पढ़ा के इस सीरीज को एंड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखते हैं फिर आपको ऐप पे, आप लोग वहाँ एडमिशन लेंगे तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को पूरा डीप में वहाँ से समझ पाएंगे। और आप जो कभी अपने जीवन में नहीं सीख पाएंगे कभी पॉलिटिकल साइंस में, उससे ज़्यादा आप 6 महीने 8 महीने में हमारे कोर्सेज में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर योर CPT एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे और गुड नाइट अहेड।